हे गाइस, वेलकम बैक। आज की न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ पढ़ने वाली है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। और आज 25 दिसंबर में कौन कौन सी न्यूज़ है। पहली चीज़, जो हमारे चैनल पे नए लोग हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी और यूट्यूब के चैनल पे भी बेसिकली हम क्या चीज़ें डालते हैं। जो यूपीएससी या एचईएस रिलेटेड या फिर सिविल सर्विसेज रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो हमारे चैनल्स पे आपको देखने को मिलेगा। पहली जो न्यूज़ है, देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंचिंग के बारे में न्यूज़ है। लिंचिंग के बारे में बेसिकली हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन दोबारा से हम कवर कर रहे हैं। लिंचिंग देख लिए, देखिए होती क्या है। पहली चीज तो मॉब लिंचिंग एक इलीगल ऑथराइज्ड वे है कि हम पनिश करते हैं किसी भी बंदे को। इनफॉर्मल ग्रुप एक है जो भी, अब सपोज कर लो किसी ने बेसिकली क्या कर दिया कि किसी की जो सेंटिमेंट्स है उसको क्या कर दिया, कोई भी, अब बेसिकली ये मान के चलो कि हर्ट कर दिया रिलीजियस सेंटिमेंट को। तो जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं या फिर कोई और लोग हैं वो क्या करेंगे, वो उनको मारना पीटना स्टार्ट कर देंगे और मार मार के उसको बिल्कुल ही मार देंगे। और हम उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग, मतलब लोगों ने इकट्ठे होके अपने आप ही इंसाफ दे दिया, हम उसको बोलेंगे मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग के बेसिकली रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला जो रीजन हमें बेसिकली देखने को मिलता है उसमें आता है मॉब की साइकोलॉजी। ठीक है जी। इसमें पहला जो रीजन आता है वो क्या आता है, मॉब की साइकोलॉजी। पहला रीजन ये हम देखने को मिलता है। मॉब की साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि यार उनकी जो दिमाग में ये है कि जब अगर हम इसको लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लेके जाएंगे बंदे को, इसको कोई ना कोई छुड़ा लेगा, इसको कोई ना कोई लेकर जाएगा कि यार हाँ भाई छोड़ दो, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम। तो इस चीज की वजह से क्या करते हैं लोग, उनकी साइकोलॉजी में ये बैठ गया कि हमने तो इसको सजा देनी ही देनी है। ठीक है। नंबर टू, पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी कई बार रहता है कि यार बैकअप बैकअप रहता है पॉलिटिकली। कई पार्टीज हैं वो मोटिवेट करते हैं कि यार इस तरह से कोई चीज कर दो, तो वो क्या रहेगा कि यार उनको पूरा भरोसा रहता है कि यार अब मोटिवेटेड तो है, हम कुछ ना कुछ कर देंगे। नंबर टू, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। जब भी हम लिंचिंग की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़े लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कैसे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऐसे कि हमें ये समझ में आता है, इसमें देखने को ये मिलता है कि जब भी हम इस चीज की बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो हाथ में ले ही लिया, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे उस स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है वो तो बिल्कुल ही फेल होगी ना। अब उसके बाद में नंबर थ्री, र्यूमर्स ऑन सोशल मीडिया। ये बेसिकली मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा रीजन बन चुका है, बहुत बड़ा कारण बन चुका है। हमने बार बार देखा है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगहों पे ऐसा होता है कि कोई मेंटली अनस्टेबल बंदा वहां पे गया, वहां पे लोगों ने मैसेज डाल दिया कि यार कोई मेंटली अनस्टेबल बंदा घूम रहा है, और वो बच्चे उठाता है। लेकिन विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन हम भी आगे मैसेज पास ऑन कर देते हैं, और उसी मैसेज की वजह से व्हाट्सएप पे जो आया है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आया है, उसी मैसेज की वजह से जो वो बंदा होता है उसको लोग इकट्ठे होते हैं, उसको मार देते हैं। अब उसके बाद में ये पॉपुलैरिटी भी है इस चीज की कि यार हमने तो इंस्टेंट जस्टिस दे दिया। देखिए, अगर हमारे रिलीजन के साथ, हमारे रिलीजियस जो भी हमारी चीजें उनके साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा, हम तो इंस्टेंट जस्टिस देंगे। तो प्लीज बी वेयर फ्रॉम अस, हमसे डर के रहो जी। ये वाली चीज है। अब उसके बाद में एनसीआरबी का जो डाटा डेटा है, उसने तो यही बोला कि भाई हमारे पास तो एक रियल डेटा भी नहीं है मॉब लिंचिंग के बारे में। और कुछ लॉज ऐसे बन चुके हैं जो कि जो बंदा विक्टिम है, जो बंदा विक्टिम है उसी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस तरह से मैं मतलब ये चीज नहीं कर रहा था, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पे डाल दिया। तो इस तरह के जो रीजन है, उसने प्रमोट किया है किस चीज को, मॉब लिंचिंग को। फिर इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। इम्पैक्ट हो सकते हैं, पहली चीज तो ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे सकता है। कम्युनलिज्म का मतलब कि बिटवीन टू रिलीजन से ये लड़ाई करवा सकता है जी। कास्टिज्म को बढ़ावा दे सकता है। कास्टिज्म के बीच में क्या होएगा कि कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट के साथ लड़ रही है, और हमने ये केस देखा भी था कहाँ पे, भीमा कोरेगांव केस में। ठीक है, कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में वहां पे लड़ाई हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मॉब लिंचिंग के फ्यूल और भी बढ़ाता है कम्युनलिज्म को और कास्टिज्म को। नंबर टू, अब कई बार बेसिकली हम बोलने से भी डरते हैं, है ना, कि आपको ये लगता है कि यार हम अगर बोलेंगे तो क्या नहीं, ये नहीं पता है कि कल को कोई बंदा है और वो हमें मार के चला जाए। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, जो आपके पर्सन चॉइसेस है वो भी अब एक्सेप्टेड नहीं है। और अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो उसका पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपके मन में एक फियर, सेंस ऑफ फियर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ को तो जी धज्जियों से उड़ा ही दिया है, वो तो हमने बात कर ही ली है। और इसमें एक जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो डेली जो लोग इधर उधर काम करने के लिए जा रहे हैं उनके मन में रहता है कि यार कहीं ना कहीं पे लोग इकट्ठे ना होए, और लोग इकट्ठे होके क्या पता किसी को भी मारना स्टार्ट कर दे।
तो ये एक इम्पैक्ट है कि वही सेंस ऑफ फियर हमारे किस में आएगा, दिमाग में आ जाता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसके बारे में बेसिकली मैं बार बार बात करता हूँ। जब भी कभी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में ये बार बार हो रहे हैं, एक बार हो गया कोई दिक्कत नहीं, दो बार हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रिपीटेड वे में बार बार इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह के इंसिडेंट किसी को भी देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली फिर हमें ये लगता है कि वहां से इंडस्ट्रीज जाना स्टार्ट करती है। क्योंकि इंडस्ट्रीज को चाहिए शांति काम करने के लिए। कोई भी कॉर्पोरेट फैमिली है, कोई भी प्राइवेट बिजनेस है, कोई भी लोग है यार, कोई भी, चाहे वो फार्मर ही क्यों नहीं है ना, उनको भी क्या चाहिए यार, शांति से काम करने दो। ठीक है, तो वो वाली चीज इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक बड़े लेवल का पड़ता ही पड़ता है। दूसरी न्यूज जो आज पढ़ने वाली है, नो यूएपीए इन दी हरिद्वार हेट स्पीच केस। ये न्यूज कल भी हमने कवर की थी। हेट स्पीच क्या होती है वो हमने प्रॉपर कवर किया था, और इसमें बेसिकली अब आपने देखना है कि यार और कौन सी चीज इसमें आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, इसमें यूएपीए के अंदर उसको नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बोला कि उससे कोई भी वॉयलेंस या फिर कोई भी और छेड़खानी नहीं हुई, कोई किलिंग्स नहीं हुई। तो यूएपीए है क्या? 1967 में एक्ट आया था। कई लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेशन की बातें करते हैं, और सक्सेशन मतलब कंट्री से अलग होने की बातें करते हैं, कंट्री की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन ऐसी जो इस तरह के काम में फंसी हुई है और टेररिस्ट एक्टिविटीज में उसका फोकस है सक्सेशन के लिए, हम उसको यूएपीए के अंडर टेररिस्ट एसोसिएशन डिक्लेयर करके बैन करवा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और उसको पकड़ा भी जा सकता है। और ये आया कब था? 1967 में टाडा और पोटा को क्या गया था, रिपील किया गया था, फिर ये आया था यूएपीए। अब इसका मेन एम क्या है? जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस है उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नंबर टू, अगर कोई एसोसिएशन क्या कर रही है, डिसरप्ट कर रही है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को, उसको पकड़ा जा सकता है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। और नंबर थ्री, इसमें हमें ये पता होना चाहिए ये पावर एब्सोल्यूट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एब्सोल्यूट पावर है। वो ऑफिशियल गैजेट से किसी भी एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने क्या देखा कि 2019 में क्या होता है कि अमेंडमेंट होती है जिसमें एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक ग्रेटर पावर दे दी गई अंडर किसके? यूएपीए के अंडर। नंबर टू। नंबर टू क्या चेंज किया इसमें? एक ये भी चेंज कर दिया गया है कि पहले टेररिस्ट जो डिक्लेयर करते थे हम एसोसिएशन को ही करते थे, लेकिन अभी इंडिविजुअल को भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो फ्रंट पेज पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज तो ये होगी, और अब हम देखते हैं आगे। आईसीएमआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आईसीएमआर के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। फिर आगे देखते हैं जी। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज है, नहीं कुछ भी इसमें भी कुछ भी नहीं है। अब आगे हमारी जो मेन न्यूज आती है वो आती है जी एडिटोरियल वाला सेक्शन। एडिटोरियल में क्या है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया गया है कि जो पहले 2014 से 19 की टर्म थी बीजेपी गवर्नमेंट की या मोदी गवर्नमेंट की, उसमें जो फॉरेन पॉलिसी थी कुछ अलग लेवल की चल रही थी, लेकिन अभी हमने उससे भी ज्यादा इंप्रूव किया है। पहले भी ठीक थी, लेकिन अभी हमने उससे भी ज्यादा इंप्रूव किया है, जिसमें हमने हिंदुत्व पॉलिटिक्स या किसी भी हमारी आइडियोलॉजी को छोड़ के हम काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। उसका पहला जो पैराग्राफ है ये देखिए, हमने नेबरहुड के साथ अच्छे वे से काम करना स्टार्ट किया है, और उसमें हमने देखा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान के साथ में बड़े अच्छे वे से हम काम कर रहे थे। हमने पाकिस्तान के साथ भी अच्छे वे से काम करने की कोशिश की, लेकिन ड्यू टू दी टेररिस्ट एक्टिविटीज हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद में हमारी जो ट्रेड है वो काफी हद तक बंद हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसमें हमने ये देखा कि अफगानिस्तान के साथ भी अच्छा काम कर रहे थे, बट बिफोर दी कैप्चर ऑफ तालिबान। ठीक। अब उसके बाद में मतलब तालिबान के कैप्चर करने से पहले बढ़िया पॉलिसी हमारी चल रही है, अभी भी हमारी बढ़िया चल रही है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका जो सबसे बड़ा जो चीज है हमें देखने को ये भी मिला कि नेपाल में भी हमने जो हमारी पॉलिसी है, इंडिया की न्यू पॉलिसी है, वो भी हमने बड़े अच्छे वे से की, और बांग्लादेश में इसका हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिला। बेसिकली जब 1971 की जो विजय दिवस था, अभी लिबरेशन की गोल्डन जुबली थी, हमें इंडिया को इनवाइट किया गया। इंडिया के वहां पे जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज है, इम्पोर्टेंट पोजीशंस वाले लोग हैं, वो वहां पे गए, वो सेलिब्रेशन का पार्ट बने। 1971 में बेसिकली हुआ क्या था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी जिसमें हमने बांग्लादेश को बनाया था, और उस टाइम पे सभी पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि इंडियन आर्मी इज दी बेस्ट आर्मी इन दी वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन दी वर्ल्ड, क्योंकि 93,000 सोल्जर्स थे जो पाकिस्तान के, वो घुटनों के बल थे।
ठीक है जी। अब उसके बाद में हमारा आता है मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है एक या दो कंट्री के साथ को छोड़ के हर एक कंट्री के साथ को पकड़ना, हर एक कंट्री के साथ में अच्छे वे से काम करना, उसको साथ में लेके चलना। चाहे वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाहे वो यूएनएससी के लेवल पे हो, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पे, चाहे जो बेसिकली नया जो चीज हुई थी कोप 26 ग्लासगो, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी स्पीच देते हुए बोला कि जो इंडिया है वही एक ऐसी कंट्री है जो पेरिस एग्रीमेंट को अच्छे वे से इंप्लीमेंट कर रहा है। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दी गई थी हमने दिया आपको, हम उसको अचीव करने के बड़े नजदीक है और हम उसको टाइम से पहले अचीव कर लेंगे। इस वजह से कोप 26 में उन्होंने बोला मैं इसको इंक्रीज भी करके जा रहा हूं और हमने बोला हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे बाय 2070। ठीक है जी। अब जब हम मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं, मतलब हम सारी कंट्रीज के साथ में प्यार बनाने की बात करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो आती ही आती है, लेकिन उसको बैलेंस करना भी एक कंट्री का काम है, वही तो फॉरेन पॉलिसी है। तो उसमें हमने देखा कि हम बहुत अच्छे वे से बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने रशिया से S-400 मिसाइल को बाय किया तो यूएसए ने हमारे कोई भी सैंक्शन अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें कि टर्की ने जब S-400 मिसाइल ली थी रशिया से, तो यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया था किस पे? टर्की पे। तो इसी तरह से हम यूएसए को भी साथ लेके चल रहे हैं, रशिया को भी साथ लेके चल रहे हैं, इवन इवन अपना चाइना को भी। कैसे? चाइना के साथ में हमारे स्टैंड ऑफ हुए, हमें भी पता है, सबको पता है। एलएसी लॉकडाउन के दौरान हुए, ठीक है जी, हमारे जवान भी शहीद हो गए वहां पे। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया का चाइना के साथ में ट्रेड है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अब लास्ट में क्या चीज आती है? रियलिटीज ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स में क्या है कि एट द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट यूपीए 2.0, उस टाइम पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे वो काफी हाई लेवल के हमारे हुए हुए थे बाकी कंट्रीज के साथ में। लेकिन कुछ के चीजों की वजह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दो तीन प्रोविजंस ऐसी थी जिसमें नुकसान हो रहा था इंडिया का। तो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? एफटीए खत्म कर दिए। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए था कि एफटीए में जो जो प्रॉब्लम थी हम उसको भी तो ठीक कर सकते थे, है ना? तो ये एक मेन जो प्रॉब्लम हमने देखने को मिली कि एफटीए हमने सारे कैंसिल कर दिए। अब रिसेंटली क्या हुआ है? आरसेप के साथ में भी हमने एफटीए कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी क्या है, पास्ट जो हमारे 7 ईयर्स हैं, जो बेसिकली मेन एफटीए हमारा हुआ है वो किसके साथ में हुआ है? एसियान के साथ में हुआ, और किसी के साथ में इस तरह का जो एफटीए वो नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हमारी कंट्री है 2022 की अगर मैं बात करूं, यूके और कनाडा के साथ में एफटीए करने के लिए बहुत अच्छे वे से काम कर रही है। तो अगर हम एफटी अच्छे वे से करेंगे, अगर ट्रेड हमारा इंक्रीज होएगा, तभी जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का हमारा जो एक सपना है, हमारा ड्रीम है, वो हम अचीव कर पाएंगे बाय 2024-25। अभी फिलहाल की घड़ी में हमारा करंटली $3 ट्रिलियन चल रहा है। और लास्ट में कंक्लूजन क्या किया है एडिटोरियल लिखने वाले बंदे ने? उन्होंने बोला है कि यार सार्क को छोड़ दो, चाहे किसी को भी छोड़ दो, हमने सिर्फ अपनी प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देना है, हमने सिर्फ अपने आप पे काम करना है। हमने पाकिस्तान पाकिस्तान करना हम छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री है, एक बहुत छोटा मसला है। यस, टेररिज्म इज अ वेरी बिग थिंग, है ना, वो एक बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान एक छोटा मसला है। उसको छोड़ के हमें अपनी प्रोस्पेरिटी पे, अपने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी बहुत कंट्रीज है, उसके साथ में ट्रेड, उसके साथ में हर एक चीज में कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इस चीज के बारे में जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगी आप इसमें से निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले न्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जो भी आपको लगता है जी, बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी हमारी स्टेट बाउंड्री लगती है वो आप देख सकते हो, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक न्यूज है कि रशिया ने फाइन लगा दिया गूगल को और मेटा को, मतलब फेसबुक को, क्योंकि उन्होंने इलीगल कंटेंट पे उन पे काम किया था। ठीक है जी। अब लास्ट में इकोनॉमिक्स का पेज आता है, मॉनेटरी पॉलिसी। न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन, लेकिन हमें पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमारी फिलहाल कौन रेगुलेट कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। इससे पहले आरबीआई करती थी। आरबीआई एक्ट 1934 को हमने अमेंड किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई 2016 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है जी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 मेंबर रहते हैं, 6 मेंबर्स। 3 मेंबर रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3 मेंबर रहते हैं आरबीआई के।
जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस चीज का, किस चीज का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और लेकिन गवर्नर के पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं है, सिर्फ एक वोटिंग पावर है, वो है कास्टिंग वोट की पावर। मतलब अगर किसी डिसीजन लेने में टाई हो गया है ना, तो उसको ब्रेकअप करने के लिए, उसका ब्रेक करने के लिए, उस टाई को ब्रेक करने के लिए वो जो गवर्नर है वो अपनी वोट डाल सकते हैं। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हम किस चीज के लिए करते हैं? फोर टू इन्फ्लेशन हो गया जी, ग्रोथ हो गया, इन चीजों के लिए। अब लास्ट में क्या चीज है, जीडीपी हमारी ग्रो करेगी, इस चीज के बारे में बोला गया है। तो ये बड़ी दूर के अनुमान है, तो इसको अपने इतना सीरियस नहीं लेना। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल। डोमेस्टिक का मतलब रहता है टेरिटरी, और टेरिटरी इसमें वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज। तो ये जो वर्ड है टेरिटरी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हमारी टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंक्लूजिंग इंक्लूडिंग जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, उसके अंदर जो भी टेरिटोरियल एक्टिविटीज होती हैं, हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स या सर्विसेज की एक्टिविटीज होती हैं, वो हमारी जीडीपी में काउंट होती हैं। ठीक है जी, तो आज के न्यूज़पेपर के लिए इतना ही है। अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बेसिकली पूरे पूरे कोर्स भी लेकर आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन वो धीरे धीरे हम सारा लाते रहेंगे। थैंक यू।